28 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर ने दिल्ली के ऊपर क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए ताकि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सके टू फाइट दिल्लीज राइजिंग एयर पोल्यूशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। ना ही बारिश हुई, ना ही दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ। पर इस देश के नागरिक होने के खातिर हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ सवाल उठाएं, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ? क्या हमारे देश के पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन जनरेट कर सके? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा डीप रीजन था जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है? और आर्टिफिशियल रेन का सहारा क्यों लेना पड़ा गवर्नमेंट को पोल्यूशन को फाइट करने के लिए? क्या हमारे पास और कोई तरीका नहीं है दिल्ली के डेडली एयर पोल्यूशन से लड़ने का? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसे यूज करके हम वेदर को इंजीनियर करते हैं, यानी वेदर को आर्टिफिशियली मॉडिफाई करते हैं। मतलब हम कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl या नमक को यूज करके क्लाउड्स में कंडेंसेशन बढ़ाते हैं जिससे रेन इंड्यूस होती है। अब इसके पीछे की साइंस बिल्कुल सिंपल है। इन केमिकल्स यानी कि सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई या आइस न्यूक्लियाई। ये एक टाइप के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनके अराउंड छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वेपर फॉर्म में वो चिपक जाते हैं। जब बहुत सारी ड्रॉप्स चिपक जाती हैं वो हैवी हो जाती हैं, इस वजह से रेनफॉल होती है। अब प्रोसेस तो काफी सिंपल लग रहा है, प्लेन उड़ाओ, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड फेंको और बारिश चालू। तो फिर दिल्ली का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हो गया? तो भाई बात सिंपल सी है कि क्लाउड सीडिंग हर क्लाउड पर काम नहीं करती। यू हर्ड इट राइट, क्लाउड सीडिंग के लिए भी स्पेसिफिक क्लाउड्स का होना बहुत जरूरी है और इन क्लाउड्स को बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स, क्योंकि इन क्लाउड्स के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पहले से ही होता है और जैसे ही इन क्लाउड्स को एक्स्ट्रा पार्टिकल्स मिलते हैं ये रेनफॉल को ट्रिगर कर देते हैं। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स रोज रोज नहीं बनते। इनका होना एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। ये मोस्टली मॉनसून से पहले या मॉनसून के ड्यूरिंग ही पाए जाते हैं। अब डेटा को देखें तो प्री मॉनसून और मॉनसून के सीजन में इन क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी होती है 51%, लेकिन उसके बाद के मौसम में, पोस्ट मॉनसून के मौसम में, जो नवंबर से जनवरी का मौसम होता है यानी कि अब का समय, इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5 से 10% ही होती है। मतलब जब दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही थी तब वो कंडीशंस फेवरेबल ही नहीं थी। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5-10% ही थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आईआईटी कानपुर की टीम को क्या ये पता नहीं था या सरकार को ये पता नहीं था कि हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स नहीं हैं तो बारिश नहीं होगी, फिर भी इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लगा दिया? तो देखो भाई, आईआईटी कानपुर की टीम ने इस एक्सपेरिमेंट को लीड किया था और IMD यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि भाई हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स नहीं है, इतना मॉइस्चर नहीं है, तो बारिश होने के चांसेस बहुत ही कम है। आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन आईआईटी कानपुर ने फिर भी इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। तो पहला रीजन ये था कि आईआईटी कानपुर की टीम टेस्ट करना चाहती थी उनका खुद का इंडियन मेड प्रोप्राइटरी केमिकल सॉल्यूशन, जो कि था 20% सिल्वर आयोडाइड, रॉक सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर। और उन्हें ये भी टेस्ट करना था कि जो फ्लेयर्स सेजना प्लेन्स पर लगाई गई थी टू डिस्चार्ज देयर मिक्सचर, क्या वो सही से काम कर रही हैं? आईआईटी कानपुर की टीम ने यह कहा कि उन्हें पता था कि 15% से कम प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी और मॉइस्चर कम था, लेकिन उन्हें अपने सॉल्यूशन की पोटेंसी को टेस्ट करना था ताकि जब कंडीशंस फेवरेबल हों तब वो बिल्कुल रेडी हो पाए और तब एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। और दूसरा रीजन था कि दिल्ली में आर्टिफिशियल सीडिंग का डेटा जो मॉनसून के बाद का हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर इज नो डेटा टू रेफर टू। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उन्होंने डेटा जनरेट किया, उन्होंने एक बेसलाइन बनाई जिसके बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप्स लिए जा सकते हैं एंड व्हेन द टाइम कम्स द प्रोसेस मूव्स स्मूथली एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। तो अगर आप सरकार को या IIT कानपुर को क्वेश्चन कर रहे थे, आई गेस यू गॉट योर आंसर। लेकिन क्या नौबत आ गई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेना पड़ा एयर पोल्यूशन को फाइट करने के लिए? तो भाई दिल्ली का एयर पोल्यूशन कोई नई कहानी नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। सारा साल पोल्यूशन रहता है और बस ये दिवाली के बाद वाला जो सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, उस टाइम तो कुछ और ही बवाल मच जाता है पूरे NCR रीजन में। AQI 1000 के पार, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, मौतें और न जाने क्या क्या दिल्ली NCR के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। रिसर्चर्स बताते हैं कि दिल्ली में सांस लेना इज इक्वल टू 25 से 30 सिगरेट्स रोज पीना। और WHO की माने ना, दिल्ली का हर एक इंसान जो वहां पर सांस लेता है वो अपनी जिंदगी के 8.2 ईयर्स खो देता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
एयर पोल्यूशन। ऐसी सिचुएशन देखकर तो लगता है भाई दिल्ली छोड़कर कहीं और ही छुट्टियां मनाने चले जाओ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप अफोर्ड करते हो तो प्लीज लीव दिल्ली फॉर अ फ्यू मंथ्स। अगर नहीं अफोर्ड करते भाई मास्क पहन लो, एयर प्योरीफायर्स ले आओ और बाहर जाना बंद करो, या एटलीस्ट कम तो कर ही सकते हो। क्योंकि सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए AQI मीटर्स के आसपास पानी का छिड़काव करके नंबर्स को ही मॉडिफाई कर सकती है। आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। तो देखो दिल्ली में एयर पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है। अब सरकार ने आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया, चलो कुछ अच्छा एफर्ट तो किया, लेकिन क्या ये आर्टिफिशियल रेन इफेक्टिव होती भी है? तो एक बात तो है, मॉडरेट या हैवी रेनफॉल अगर होगी तो AQI बढ़ाने वाला जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है PM 2.5 वो तो जरूर नीचे आ जाता है, जिस वजह से AQI काफी कम हो जाता है और हवा भी साफ हो जाती है। लेकिन ये एक टेम्पररी रिलीफ देता है। 1 या 2 दिनों के बाद फिर से वही सिचुएशन वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि हमने सोर्स को थोड़ी ट्रीट किया है, हमने तो प्रॉब्लम को कम करने के लिए एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाला है। तो फिर ऐसे ही दिल्ली में लोग मरते रहेंगे, हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है एयर पोल्यूशन को फाइट करने का? बिल्कुल है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहला सॉल्यूशन है बेटर डेटा सोर्स ट्रैकिंग। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें ऐसा डेटा कलेक्ट करना होगा जो हमें ये बता सके कि पॉल्यूशन का असली सोर्स क्या है, स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स या फिर कुछ और। क्योंकि बिना ये जाने किस सीजन में कौन सा सोर्स ज्यादा इंपैक्ट करता है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे। हो सकता है कि व्हीकुलर पोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता हो और हम स्टबल बर्निंग को ही हटाई जाए। दूसरा सोल्यूशन है हाई एमिशन व्हीकल्स को रिस्ट्रिक्ट करना और क्लीन फ्यूल को प्रमोट करना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिटी में लो एमिशन जोन्स बनाने चाहिए, जहां पर हैवी व्हीकल्स को जो हाई पोल्यूशन जनरेट करते हैं उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, EVs और क्लीन फ्यूल्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के PM 2.5 पोल्यूटेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वेहिकुलर पोल्यूशन ही है। तीसरा सॉल्यूशन है क्रॉप बर्निंग या स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करना और फार्मर्स को सब्सिडीज देना। गार्डियन जैसे बड़े आउटलेट्स का कहना है कि दिल्ली में जो सर्दियों में स्मॉग और पोल्यूशन बढ़ता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्टबल बर्निंग, जो हरियाणा और पंजाब के फार्म्स में होती है। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि फार्मर्स को रोका जाए, उनको सब्सिडीज दी जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए। फॉर एग्जांपल हैप्पी सीडर जैसी मशीन्स प्रोवाइड करी जाए, जिसकी मदद से वो दूसरे क्रॉप को इजीली सीड कर पाए बिना स्टबल या पराली को बर्न किए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं किए जाते इस तरीके से कि फार्मर को भी अपना फायदा दिखे और वो पोल्यूशन को एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करे, ना कि एक पर्टिकुलर सिटी की प्रॉब्लम। चौथा सॉल्यूशन है डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन की वजह से PM 10 और PM 2.5 दोनों की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वाटर स्प्रिंकलर्स, मिस्टिंग सिस्टम्स और डस्ट सप्रेशन जैसी टेक्निक्स को हमें विद इन द सिटी यूज करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पर एंटी स्मोक गन्स और स्प्रिंकलर्स लगाए भी हैं, बट शायद इनकी वॉल्यूम इतनी कम है कि ये सिटी वाइड इंपैक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। पांचवा सॉल्यूशन है चाइना जैसी कंट्री से सीखना। अब लगभग 10 साल पहले बीजिंग, जो चाइना की एक मेजर सिटी है, उसका पोल्यूशन का हाल दिल्ली से भी काफी बदतर था। 400 के ऊपर AQI चला जाता था और कोल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से सिटी हमेशा चोक्ड रहती थी। तब चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया और क्लीन एयर को देश की प्रायोरिटी बना दिया, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने ओल्ड व्हीकल्स को फेज आउट किया और हैवी डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स को बैन ही कर दिया। या तो कोल प्लांट्स को बिल्कुल ही बंद कर दिया, या तो क्लीन फ्यूल की ओर चले गए। रीजनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने साथ की बीजिंग के आसपास के सिटीज के साथ भी कोऑर्डिनेट किया, और 2013 से लेकर 2021 के बीच में चाइना के एफर्ट्स की वजह से बीजिंग में PM 2.5 की वॉल्यूम 42% से कम हो गई। अब ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि चाइना के पास एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था जो पॉलिसीज को एनफोर्स कर सकता था अक्रॉस रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडिया को यहाँ से सीखना चाहिए, क्लियर स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, सिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए और हमारी एनफोर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अब मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी इंडिया में काम नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स है। यहाँ पर हर स्टेट के, हर सिटी के अलग लॉज हैं और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से कई बार एक्शन लेने में कई साल निकल जाते हैं। और पब्लिक प्रेशर और अवेयरनेस भी बीजिंग जितनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम सब लोग दिल्ली को याद करते हैं सर्दियों के दौरान। सर्दियां खत्म होते ही हम फिर अपना झोला उठाकर ऑफिस चल पड़ते हैं और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बाकी अगर हमें एक्चुअली कुछ चेंज लाना है तो हमें खुद भी अवेयर होना होगा और गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करना होगा, तभी गवर्नमेंट सोर्स पर जाकर काम करेगी और आर्टिफिशियल रेन जैसे टेम्परेरी सॉल्यूशन से ऊपर उठेगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस दिल्ली में रहने वाले इंसान के साथ जिसे आप अवेयर करना चाहते हो अबाउट दिस इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एयर पोल्यूशन।